सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी में। दोस्तों आज हम संविधान की तीसरी वीडियो लेकर आए हैं जो कि एग्जाम आवर्ड से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, हम संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में संविधान क्या होता है हमने उसके बारे में बता दिया है, एक वीडियो उसका बनाया है। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि वो कब आई, क्यों आई, किस पर्पज से आई, उसको हम दूसरी वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज तीसरी वीडियो में पढ़ रहे हैं, हम अधिनियम पढ़ रहे हैं, एक्ट पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़े? एक्ट पढ़ रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ चुका है कि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्या पढ़ा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट हमने पढ़ चुका। अब हम पढ़ रहे हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों आपको बता देते हैं कि पिट्स जो थे, इनके नाम पे ये कौन थे? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इनके फादर जो थे ये भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो भी रह चुके थे। फिर उसके बाद जब ये बने तो इन्होंने क्या किया, एक अपने नाम से ही एक एक्ट लाया। अपने नाम से, इनके नाम पे ही एक एक्ट आया जिसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ध्यान दीजिएगा। इससे कैसे कंपनी को कमजोर बनाया जाता है आपको बता देते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत ज्यादा व्यापार कर रही थी और बहुत ज्यादा उससे फायदा हो रहा था। क्या हो रहा था? फायदा हो रहा था। तो सरकार क्या चाहती थी कि कैसे भी करके हम इसको अपने अधीन कर लें, कैसे भी करके अपने अधिपत कर लें, इसको अपने अंडर में कर लें। क्या होता है कि आपको पता है कि हर 20-20 साल पे नियम बना था कि हर 20-20 साल पे इसका रिन्यूअल किया जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि एकल अधिकार था, इसको मिला हुआ था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसको एकल अधिकार मिला हुआ था। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही, ब्रिटेन की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल भारत में शासन करेगी और कोई दूसरी कंपनी नहीं आ सकती है ब्रिटेन की, उसको ये अधिकार मिला था। तो जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, जो ब्रिटेन की राजनीतिक नेताएं थे, वो क्या सोचते थे? वो चाहते थे कि हमारे अधीन आ जाए, हमारे अंडर में आ जाए ये कंपनी। तो हम बात करते हैं क्या हुआ कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें सबसे पहले क्या किया गया, कंपनी को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, दो भागों में इसको तोड़ दिया गया। सबसे पहले क्या किया गया, राजनीतिक मामले और वाणिज्यिक मामले, इसको अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक और वाणिज्यिक का मतलब क्या है कि देखिए, राजनीतिक का मतलब जैसे किससे संधि करना है, किसके साथ शासन करना है, ये जो चीजें थी ना, ये राजनीतिक थी। और वाणिज्य के मतलब किसके साथ, मतलब कितना व्यापार करना है, कहाँ तक व्यापार फैलाना है, ये सब वाणिज्यिक कर दिया। मतलब दो भागों को, एक चीजों को दो भागों में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? एक चीज को दो भागों में डिवाइड कर दिया, वाणिज्य। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, एक COD बनाया गया, COD जिसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक बनाया गया BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो देखिएगा, जो BOC है और COD जिसको निर्देशक मंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निर्देशक मंडल। उसके बाद आता है BOC, इसको दो भागों में तोड़ा गया है। मैंने आपको अभी बताया, दो भागों में तोड़ा गया। पहला क्या, वाणिज्यिक और राजनीतिक मामलों में इसको दो भागों में अलग किया गया, जिसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया फर्स्ट, एंड सेकंड इज डायरेक्टर। क्या बनाया गया? COD, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, कंट्रोल ऑफ डायरेक्ट। ठीक है, ये चीजें ध्यान दीजिएगा, ये बना। और क्या हुआ, हाँ, जो COD क्या था, निर्देशक मंडल, उसका काम क्या था? उसका काम ये था कि वो राजनीतिक मामलों को देखेगा। किसको देखेगा? राजनीतिक मामले को। और फिर उसके बाद जो BOC थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हाँ, जैसे कि सैन्य संबंधित मामले, राजनीतिक संबंधित मामले, वो सब कौन देखेगा? ये BOC देखेगी। किसके साथ संधि करना है, किसके साथ
मतलब शासन करना है, ये चीजें जो है वो कौन देखता था? बीओसी देखती थी। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट लिखा है कि भारत पहला क्या है? भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। क्या हुआ? जब ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आई, व्यापार के माध्यम से व्यापार करती थी। जब वो व्यापार करती थी तो उसने धीरे धीरे क्या किया? हमला करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे राज्यों पे क्या किया? हमला करना शुरू कर दिया। आपको पता होगा जो प्लासी का युद्ध हुआ था तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेज ने जीत लिया था। क्या किया था? जीत लिया था। तो ऐसे क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों को ना अंग्रेज जीतते गए, मतलब जीतते गए तो इसका व्यापार बढ़ता गया, इसका विस्तार होता गया। तो जो ब्रिटेन की कंपनी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वो क्या करना चाहती थी? कंपनी को अपने अधीन करना चाहती थी। तो उसने क्या किया? उसने ये किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, वहां के जो गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो पहले क्या करते? वो कई राज्यों को धीरे धीरे जीते थे, जीत के अपना प्रचार प्रसार करते थे। तो जो वहां की ब्रिटेन की सरकार थी कह दी कि अब इस पे मेरा हक रहेगा। तो जो ब्रिटेन के व्यापारी थे वो क्या बोलते थे कि आप व्यापार की आपको क्यों ये चाहिए? अरे सॉरी, ये सब मेरे ऊपर लग गया। तो जो ब्रिटेन की कंपनी थी, सॉरी ब्रिटेन के जो नेता थे, जो प्रधानमंत्री थे, वो क्या कहने लगे कि अगर हम आपको भारत नहीं भेजते तो आप कैसे इन सब राज्यों को जीतते? तो क्या हुआ कि जो वहां के शासन थी, ब्रिटेन की सरकार थी, उसने क्या किया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कुछ राज्यों को जीती थी, उसको अपने अधीन कर लिया। क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया, उसको अपने अंडर में कर लिया कि अब मेरा काम रहेगा व्यापार का, जैसे मेरा काम रहेगा शासन करना। अब धीरे धीरे कंपनी को कमजोर करते गए लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे कमजोर करते गए। अब कमजोर क्यों करते गए? देखिए, इसलिए कमजोर करते गए कि अब वहां से गवर्नर हटेंगे, अब उस पर धीरे धीरे कंट्रोल होगा हम लोग का, सरकार कौन? ब्रिटेन की सरकार, उसकी कंट्रोल होगी इस पे। मेरे अधीन गवर्नर जाएंगे, मेरे अधीन गवर्नर जनरल जाएंगे, ये सब चीजें क्या थी? सरकार पहले से प्लानिंग बनाई हुई थी, धीरे धीरे बना रही थी। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया दूसरे पॉइंट। और इसमें क्या हुआ? इसमें 2-3 पॉइंट है, बस यही 2 पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं 1786 का अधिनियम। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो 1786 का अधिनियम लाने की क्या जरूरत थी? तो उस टाइम एक गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारे गाजीपुर में इनका देहांत हुआ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो जब ये इनको ब्रिटेन की जो सरकार थी, इनको भारत में गवर्नर बना के भेजी। क्या बना के भेजी? गवर्नर जनरल बना के भेजी जब इनको, तो इन्होंने इस पद को लेने से मना कर दिया, बिकॉज ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट। क्योंकि ये पता है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। मतलब जैसे बोले कि व्यापारिक मामलों में और राजनीतिक मामलों में इनका दिमाग जो था बहुत ज्यादा तेज था। तो क्या हुआ कि इन्होंने ना इस पद को लेने से मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो वहां की सरकार ने इनसे पूछा कि आप इस पद को लेने से मना क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने 2 शर्त दिया। बोला कि मेरे 2 शर्त को मानना पड़ेगा, मैं तभी इस पद को लूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, कौन सी पद है आप आपकी क्या 2 शर्तें हैं? तो इन्होंने बताया कि पहला ये शर्त है कि मैं
जाऊंगा ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल बन के, तो जो काउंसिल होगी उसके बातों को ना मानने की मुझे अनुमति मिले, ना मानने का अधिकार मुझे मिले। तो क्या हुआ कि वहां की जो सरकार थी ये अनुमति भी दे दी इनको, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी दे दी। लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इनको अनुमति मिल गई, काउंसिल को नियमों को ना मानने का अधिकार हो गया इनको। ठीक है, आप आगे पढ़ाएंगे जो 1793 आएगा, 1793 का चार्टर्ड एक्ट आएगा, तो उसमें सब बातें बताएंगे कि आने वाले सारे गवर्नर को ये अधिकार मिल गया। ठीक है, तो देखिए ये चीज होगी। और दूसरा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ, मुझे सेनापति भी बनाया जाए, कमांडर इन चीफ बनाया जाए, जैसे कि सेना का अधिकारी बनाया जाए इनको। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत तेज इंसान था ये। तो ये यहाँ का काउंसिल जो थी उसकी बातों को ना मानने का अधिकार भी इनको प्राप्त हो गया। दूसरा क्या है कि ये सेना का कमांडर इन चीफ बन गए। क्या बन गए? कमांडर इन चीफ बन गए। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद और कुछ है, एकल अधिकार को इसी में 1786 में। फिर उसके बाद 1793 आता है, चार्टर्ड एक्ट आता है। कौन सा एक्ट है? चार्टर्ड एक्ट 1700। एक आता है 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। 1793 का चार्टर्ड एक्ट। इससे पहले हम थोड़ी सी कुछ और बातें जान लेते हैं जो 1786 में है, और कुछ और बातें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ कि ये जो भारत में जब ये आए तो इन्होंने ना, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जो व्यापारिक थे वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा भ्रष्ट थे। वो ज्यादा घूस लेते थे, ज्यादा क्या करते थे, घूस लेते थे, लोगों को प्रताड़ित मतलब परेशान करते थे। तो इन सब चीजों को ना बंद करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक उपाय सोचा। क्या सोचा? सोचा कि जो हमारे यहाँ हमारे जो काम करते हैं वो पैसे पे ही मरते हैं, तो क्यों नहीं इनकी पेमेंट को हम बढ़ा देते हैं, सैलरी ही बढ़ा देते हैं। तो मैंने बताया ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत तेज था। तो इसने क्या किया कि सैलरी तनख्वाह जो थी इनकी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 2 गुना 3 गुना 4 गुना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उस समय जब भारत में बहुत सारी कंपनियां थी, हम ब्रिटेन की नहीं बात कर रहे, ब्रिटेन की तो केवल एक ही कंपनी थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब बाकी अदर की जो डच की कंपनियां थी, अन्य कंपनियां जो थी, उन कंपनियों में जितने भी काम करते थे कार्यकर्ता जो थे, वर्कर, उनसे ज्यादा तनख्वाह ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलने लगा था। तो इन्होंने ये कर दिया। और क्या किया कि जो इसमें एक और चीज करते थे, क्या करते थे कि इसमें वो योग्य लोगों को अप्लाई करते थे, योग्य लोगों ही अप्लाई करते थे इस ईस्ट इंडिया कंपनी में, योग्य लोगों को ही भरते थे, योग्य लोगों से ही काम करवाते थे जो ज्यादा पढ़े लिखे होते थे। क्योंकि मैंने बताया कि ये पढ़े लिखे इंसान थे, ज्यादा तेज तड़ाक थे, तो ये वही चाहते थे कि हम पढ़े लिखों को ही लें, तो पढ़े लिखे आते थे। तो ठीक है, ये हुआ। फिर आपको बता देते हैं 1793 का चार्टर्ड एक्ट आया। मैंने बताया था कि हर 20-20 साल पे चार्टर्ड एक्ट आता था। क्या आता था? हर 20-20 साल पे चार्टर्ड एक्ट आता था। तो 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 20 साल, आफ्टर 20 साल क्या हो गया? 1793 हो जाएगा, 1793 चार्टर्ड एक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या, वो रिन्यूअल करने के लिए, रिन्यूअल हर 20-20 साल पे कंपनी को जो लाइसेंस मिला था एलिजाबेथ से, उसको लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए, जैसे हम मान लीजिए, हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, एक ही बार भरते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम जब अभी मान लीजिए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में गए तो क्या करेंगे, उसको रिन्यूअल कराएंगे।
हमें दोबारा नहीं भरना पड़ेगा, हम उसी चीज को रिन्यूअल करा देंगे। तो यही चीजें है, यही चीजें थी चार्टेड एक्ट। क्या था? चार्टेड एक्ट 1793 का चार्टेड एक्ट। इसमें ना इस चीजों को रिन्यूअल किया गया, लाइसेंस को रिन्यूअल किया गया। तो देखिए उसमें भी आते हैं आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसमें आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस थोड़े लंबे चले थे, इसमें आते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो जब ये आते हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर तथा कर्मचारियों के वेतन भत्ता राजस्व विभाग से ही होने लगा था। देखिए अब क्या हुआ कि जो इस एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत के खजाने से ही वेतन देना स्टार्ट कर दिया। भाई ये चीजें थोड़ा सा गलत हुआ था। तो जो उस टाइम भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, इकोनॉमिक्स जो थी, धीरे धीरे डाउन होने लगा था, धीरे धीरे डाउन होने लगा था। तो डाउन होने का कारण भी था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे आपके, वो ज्यादा 4 गुना 5 गुना पे ज्यादा तनख्वाह देते थे। तो वो भी तनख्वाह अपने जेब से थोड़ी देते थे, तेज इंसान था भाई, बहुत तेज था, अपने जेब से थोड़ी देता था, पगलुआ बहुत तेज था। इसके बाद तो 1793 में इसने क्या किया कि भारत से ही पैसा देने लगा, भारत के खजाने से। जब भारत के खजाने से पैसा देने लगा तो भारत की जो इकोनॉमिक्स धीरे धीरे डाउन होने लगी। क्या हो गई? धीरे धीरे डाउन होने लगी। तो फिर एक चीज ये हो गई कि कर्मचारियों का वेतन किससे देता था? 1793 में कर्मचारियों का वेतन भारत के खजाने से देने लगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा और क्या है? और एक चीज और थी। दूसरा और था कि मैंने बताया ना कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, काउंसिल की नियमों को ना मानने का इसको अधिकार मिल गया। तो इस एक्ट में आने वाले सभी गवर्नर जनरल को अधिकार प्राप्त हो गए। दूसरा एक पॉइंट देखिएगा, ये अधिकार सबको मिल गया। वो सारे जो गवर्नर जनरल आने लगे, वो किसी भी काउंसिल का बातें को मान सकते थे, ना भी मान सकते थे, उनको ये अधिकार था। ठीक है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा पानी पीने चला गया था। तो क्या हुआ कि जो 1793 है, तो इसमें कुछ चीजों को बदलाव किया गया। जैसे एकल अधिकार जो है, इस एकल अधिकार को 20 साल और बढ़ा दिया गया। 1773 में मिला एकल अधिकार। उसके बाद 1793 से 1813 तक चलता है। क्या चलता है? 1813 तक एकल अधिकार को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ये चीजें रही। फिर और एक और बात है जो इम्पोर्टेंट है इसमें, एक और पॉइंट है कि इसमें क्या हुआ कि जो भारत ये क्षेत्र को जो जीता गया था, उस पर धीरे धीरे ब्रिटेन थी, वो धीरे धीरे शासन करने लगी, न्यू डालने लगी। समझ रहे हैं आप? उस पे ना धीरे धीरे शासन करने लगी, स्टार्ट कर दी। ये रही इस पे 1793 में ये सब कुछ बातें हैं। आज के एक्ट में इतना पढ़ लिए। फिर और इसके बाद एक और एक्ट आता है। 1793 के बाद एक एक्ट आता है जिसका नाम है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। समझ रहे हैं? 1813 का चार्टर्ड एक्ट, ये एक्ट आता है। इस एक्ट में क्या होता है? तो ये जो चार्टर्ड एक्ट है, तो इसमें क्या हुआ, जब ये चार्टर्ड एक्ट आया, देखिए मैंने आपको बताया कि हर ये 20-20 साल पे कंपनी के अधिकार को बढ़ाया जाता था। हर 20-20 साल पे अधिकार मिलते थे। जैसे कि जो लाइसेंस होते इसको रिन्यूअल करते थे। ठीक है, ये चीजें है। तो क्या हुआ, 1713 का चार्टर्ड एक्ट आया, तो उसमें क्या हुआ, कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। पहली पॉइंट होगी। दूसरा क्या हुआ, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, एकल अधिकार को समाप्त कर दिया। धीरे धीरे समाप्त किया, पूरी तरह से नहीं समाप्त किया, धीरे धीरे।
तो इसमें क्या एकल अधिकार समाप्त हो गया। आपको बता देते कि एकल अधिकार का मतलब क्या होता है। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने एग्रीमेंट किया था। क्या किया था? एक एग्रीमेंट किया था कि हम भारत में जाएंगे व्यापार के लिए, तो ब्रिटेन की कोई भी कंपनी नहीं आएगी भारत में। ठीक है, किससे एग्रीमेंट किया था? वहां की गवर्नमेंट से इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि हम जाएंगे भारत में तो कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी। तो उस चीजों को एकल अधिकार बोलते हैं। तो उस चीजों को धीरे धीरे समाप्त करने लगे। कौन समाप्त करने लगा? वहां की सरकार, ब्रिटेन की सरकार धीरे धीरे समाप्त करने लगी। ब्रिटेन की सरकार क्या चाहती थी? वो अपने अधीन चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाए। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसमें समाप्त कर दिया एकल अधिकार को धीरे धीरे। और क्या हुआ कि एकल अधिकार समाप्त करने से क्या हुआ कि ब्रिटेन की दूसरी भी कंपनी आ जाएगी। ठीक है, ब्रिटेन की दूसरी कंपनी भी आके व्यापार कर सकती है। और क्या हुआ, एक और चीज मैंने बताया ना, धीरे धीरे समाप्त करते थे। तो चाय और चीन का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया ही कंपनी करेगी और दूसरी कोई कंपनी नहीं कर सकती है। चाय और चीन चाय के साथ, जो चाय है वो चीन के साथ व्यापार करता है। मतलब चाय की पत्ती जो होती है उसके व्यापार चीन के साथ होता था। ठीक है, ये चीजें रही। और इसमें क्या हुआ, एक और 2-3 पॉइंट और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें शिक्षा को लेकर जो सरकार थी वो क्या करने लगी थी, धीरे धीरे वो शासन करने लगी थी। धीरे धीरे क्या, लगभग अब शासन ही करती थी अब पूरी। अब वो इसमें और तीसरी पॉइंट क्या, इसमें ना राजनीतिक मामलों को, जैसे व्यापार, अभी बताया ना, व्यापार को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। व्यापारिक मामलों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया था। ये थोड़ा ही व्यापार करते थे, बाकी वो शासन करते थे। तो इन्होंने और क्या किया कि शिक्षा पे इन्होंने प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया। भारत के शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्चा किया। ठीक है, 1 लाख रुपए खर्चा करते हैं खर्च। ठीक है, 1 लाख रुपए खर्चा होता है। और दूसरा, ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार करने का अनुमति मिल जाता है इस एक्ट से। तो ये एक्ट है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें और कुछ तो है नहीं, ये चीजें रही। और कुछ चीजें होगी तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।